farmohub.pk. Assalamu alaikum students, how are you all? From today we are going to start the nervous system. We have total 4 lectures of nervous system. It is very easy topic and you have to do it thoroughly. आपके previous knowledge से ही start करेंगे. इस topic से आपके एक सवाल तो लाजमी आता है, कभी कभी एग्जामिनर 2 सवाल भी दे देता है और वाइवा के अंदर भी बड़ा फेवरेट टॉपिक होता है CNS. ठीक है, तो उसको आपने बड़े ध्यान से सुनना है. नर्वस सिस्टम बच्चों आप सबको पता है एक ऐसा सिस्टम होता है जो आपकी बॉडी की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है. ठीक है, कोई एक भी ऐसी एक्टिविटी नहीं है बॉडी में जो नर्वस सिस्टम से कंट्रोल ना होती हो, बेशक वो वॉलंटरी हो बेशक वो इनवॉलंटरी हो. तो नर्वस सिस्टम जो है ना बेसिकली 4 चीजों पे डिपेंड करता है, एक ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स और सेंसेस. ठीक है, नर्वस सिस्टम का अगर हम ब्रीफ आउटलुक देखें तो इसको हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, सेंट्रल और पेरिफेरल. सेंट्रल में आपका ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है, पेरिफेरल में आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम आ जाता है. ऑटोनॉमिक के अंदर फिर मजीद 2 आ जाते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक. सिंपैथेटिक आपका स्ट्रेस के अंदर होता है और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है ना ये आपको रिलैक्स करवाता है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आपका ब्रेन आएगा और ब्रेन की कंटिन्यूएशन होती है स्पाइनल कॉर्ड वो आएगा. बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही असल नर्वस सिस्टम होता है जो बाकी हर चीज को कंट्रोल करता है, पेरिफेरल को, ऑटोनॉमिक को, सोमैटिक को. ठीक है, पेरिफेरल में आपका फिर आपकी नर्व्स आ जाती हैं. ठीक है, जो रूट है आपके न्यूरॉन्स के ट्रेवल करने का वाया नर्व्स, और आपकी सेंसेस आ जाती हैं, आपके सेंस ऑर्गन्स आ जाते हैं. आप देख सकते हैं, आप सूंघ सकते हैं, आप खा सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप टच कर सकते हैं. ठीक है, तो ये आपकी सेंसेस. फिर आगे है सेल्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के. हर सिस्टम का एक बेसिक यूनिट होता है ना. अब जिस तरह हम एक इंडिविजुअल है तो हमारा बेसिक यूनिट क्या है, सेल. किडनी की बात करें तो किडनी का बेसिक यूनिट क्या है, नेफ्रॉन. ठीक है ना. लिवर की बात करें तो लिवर का बेसिक यूनिट क्या है, हेपेटिक सेल या हेपेटोसाइट. इसी तरह जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS का मेन सेल होता है ना वो होता है न्यूरॉन, विच इज एक्साइटेबल नर्व सेल. इसको एक्साइटेबल नर्व सेल इसलिए कहते हैं कि जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है एक खास थ्रेशोल्ड लेवल पे तो ये न्यूरॉन्स एक्साइट होते हैं. एक्साइट होने का मतलब होता है कि जिस तरह आप किसी चीज का बटन दबाएं और वो ऑन हो जाती है फिर वो अपना फंक्शन परफॉर्म करती है. इसी तरह न्यूरॉन एक्साइट होते हैं, एक्साइटेबल नर्व सेल्स होते हैं और ये एक्साइट होने के बाद ट्रेवल करते हैं अलोंग द नर्व्स और अपना काम परफॉर्म करते हैं. इनका काम क्या है कि एक जगह से मैसेज दूसरी जगह पे लेके जाना और मूवमेंट एक्शन परफॉर्म करना. ठीक है, तो देयर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ नर्वस सिस्टम. ठीक हो गया, ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम के. आपको पता है ये इम्पल्सेस लेके जाते हैं और ये रिसेप्शन, इंटीग्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं. ठीक है, क्या बात जी. रिसेप्शन, सबसे पहले तो देखें रिसेप्शन का क्या मतलब है. रिसेप्शन का मतलब है रिसीव करना. आप किसी चीज को हाथ लगाते हैं, आपको हाथ लगाने से पता चल जाता है गर्म है, ये ठंडी है, ये सख्त है, ये नरम है, ये गीली है, ये खुश्क है. ठीक है ना, तो ये सारी सेंसेस क्या है रिसेप्शन की. इंटीग्रेशन, फिर ये मैसेज आपके माइंड में जाता है. आपने चीज को हाथ लगाया, सेंस, आपने सेंस रिसीव की. अब ये सेंस या ये न्यूरॉन आपकी ब्रेन में जाएंगे, वहां जाके इंटीग्रेट करेंगे कि हाँ जिस चीज को हम हाथ लगा रहे हैं क्या है. ये आपने हाथ में पेन पकड़ा हुआ है, कि आपने हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है, कि आपके हाथ में वाटर बॉटल है. तो ये इंटीग्रेशन होती है. ठीक है, जो चीजों की डिफ्रेंसिएशन होती है. फिर इंफॉर्मेशन रिसीव के आप जो चीज याद करते हैं वो भी आपके माइंड में न्यूरॉन्स की फॉर्म में ही स्टोर होती है. ठीक है, न्यूरॉन्स को आपको पता है बेसिकली न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है. इसके अंदर आपकी एक सेल बॉडी होती है. ठीक है, फिर आपके डेंड्राइट्स होते हैं और एक्सॉन्स होते हैं, दोनों बेसिकली प्रोसेसेस होते हैं. तो न्यूरॉन को हम जरा थोड़ा डिटेल से पढ़ने लगे हैं. न्यूरॉन का आपके प्रॉफ में क्वेश्चन आता होता है कि राइट अ नोट ऑन न्यूरॉन. कई दफा न्यूरॉन की क्लासिफिकेशन पूछ लेते हैं, उनका स्ट्रक्चर लाजमी पूछते हैं. तो स्ट्रक्चर बच्चों आपको ड्रॉ करना आना चाहिए. अच्छा, न्यूरॉन्स के अंदर ना बेसिकली 2 चीजें होती हैं. एक होता है सेल बॉडी. ठीक है, उसकी सेल बॉडी, और एक होते हैं उसके प्रोसेसेस. अब प्रोसेसेस के अंदर 2 आ जाते हैं, एक्सॉन भी आ जाते हैं और डेंड्राइट्स भी आ जाते हैं. एक्सॉन वो वाले होते हैं जो न्यूरॉन से अवे मैसेजेस लेके जाते हैं. ठीक है, ए से एक्सॉन, ए से अवे. और डेंड्राइट्स होते हैं जो कि न्यूरॉन्स की तरफ मैसेज लेके आते हैं, टुवर्ड्स. तो डेंड्राइट्स के अंदर टी है ना, तो इसे आप याद रखें DT, कि डेंड्राइट्स होंगे वो टुवर्ड्स न्यूरॉन लेके मैसेज आएंगे, और जो एक्सॉन्स है ए वो फ्रॉम अवे फ्रॉम एक्सॉन जाएंगे, अवे फ्रॉम सेल बॉडी जाएंगे. ठीक है, तो सेल बॉडी क्या होती है, सेल बॉडी को पेरिकैरियन भी कहते हैं. सेल बॉडी के अंदर आपको पता है एक सेंटर में न्यूक्लियस होता है. ठीक है, उसके अलावा ऑर्गेनेलिज होते हैं, एक खास तरह के राइबोसोम्स होते हैं इस सेल बॉडी के अंदर, जो कि राइबोसोम्स का काम क्या होता है आपको पता है, प्रोटीन सिंथेसिस.
तो सेल बॉडी के अंदर, न्यूरॉन्स की सेल बॉडी के अंदर जो राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं उन्हें कहते हैं निसल्स ग्रेन्यूल्स। क्या कहते हैं? निसल्स ग्रेन्यूल्स। तो ये एक एमसीक्यू है, ये आ जाता होता क्रॉस में, वाइवा में पूछ रहे होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए इसका। फिर आपके इसके अंदर जिस तरह आपने सेल में पढ़ा था, साइटोस्केलेटन पढ़ा था, सेंट्रियोल्स पढ़े थे, फिलामेंट्स पढ़े थे जो कि स्पोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे भी होते हैं न्यूरोफिलामेंट जिनको न्यूरोफिब्रिल्स कहते हैं। फिर इसके अंदर एक कंपाउंड होता है लाइपोफस्किन। लाइपोफस्किन बेसिकली एक पिगमेंट है, ठीक है। तो न्यूरॉन की पिगमेंटेशन के लिए एक होता है, 4 चीजें होती हैं सेल बॉडी के अंदर। उसके अलावा डेंड्राइट्स की बात करें तो डेंड्राइट्स आगे से 2 तरह के होते हैं, एक को कहते हैं डेंड्राइट्स, एक को कहते हैं डेंड्रॉन्स। इन दोनों का डिफरेंस जो है ना वो लेंथ की बेस पे होता है, ठीक है। डेंड्रॉन्स ज्यादा बड़े होते हैं और डेंड्राइट्स छोटे होते हैं, ठीक है। फिर एक्सॉन की बात करें तो एक्सॉन वो वाले प्रोसेसेस होते हैं जो न्यूरॉन से अवे मैसेज लेके जाते हैं। एक्सॉन के आगे से 3 चीजें होती हैं। एक्सॉन के अंदर एक होगा एक्सोलेमा जो एक्सॉन की कवरिंग होगी, एक्सॉन की मेम्ब्रेन होगी। फिर एक्सोप्लाज्म, जो एक्सॉन के अंदर जिस तरह साइटोप्लाज्म होता है ना, तो आप कह लो द साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन इज कॉल्ड एज एक्सोप्लाज्म, ठीक है। और एक्सॉन हिलॉक वो स्टॉक होता है जिसके थ्रू एक्सॉन सेल बॉडी से कनेक्ट होता है। इस डायग्राम में आपको एक एक चीज नजर आ रही है। यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले तो उसने न्यूरॉन को डिवाइड किया 2 टाइप्स में। ऊपर वाले पोर्शन को कह दिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम और नीचे वाले को कह दिया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है, ठीक है, और नीचे वाला बेसिकली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है। ये बेसिकली नर्व्स के थ्रू जो मैसेज जाता है ना, जो हमने पढ़ा था कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स आती हैं, वो बेसिकली न्यूरॉन का नीचे वाला पार्ट होता है, ठीक है। यहाँ से आप देखें बच्चों, आपको एक्सॉन नजर आ रहा है, डेंड्राइट्स नजर आ रहे हैं, निसल ग्रेन्यूल नजर आ रहा है, साइनेप्स नजर आ रहा है, एक्सॉन हिलॉक नजर आ रहा है, आपको पेरिकैरियन नजर आ रहा है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स नजर आ रहे हैं। ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स नोड्स ऑफ रणवीर क्या सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं। बेसिकली न्यूरॉन के ऊपर ना एक शीट होती है जिसको आप कहते हैं माइलिन शीट, ठीक है। बेसिकली लिपिड की और फॉस्फोलिपिड की मिलकर बनती है प्रोटीन की माइलिन शीट। इस माइलिन शीट के अंदर कहीं कहीं पे थोड़ा सा डिसकंटिन्यूएशन होती है जिसे हम कहते हैं नोड्स ऑफ रणवीर, वहां से वो कंप्रेस हुआ होता है, ठीक है। तो माइलिन शीट का आपको पता चल गया, नोड्स ऑफ रणवीर का पता चल गया आपको। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या होते हैं? ये बेसिकली स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं दैट सपोर्ट न्यूरॉन। तो आगे जाके हमको इसको देख लेते हैं। ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने बच्चों ड्रॉ करना है, ये आसान है, आप लोगों ने पहले भी ड्रॉ किया हुआ है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एक्सॉन को बच्चे अगर क्लासिफाई करें ना, तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सॉन की अगर हम स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन की बात करें तो स्ट्रक्चर की बेस पे 3 तरह के होते हैं, या तो यूनिपोलर या बाइपोलर या मल्टीपोलर। पोलर का क्या मतलब है? यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर, इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब ये होता है कि आप सबसे पहले देखें, एक इसमें बना हुआ है बाइपोलर डायग्राम देखें। बाइपोलर न्यूरॉन ऐसे होते हैं जिसके अंदर से 2 जो है ना वो एक्सॉन्स निकल रहे होते हैं, ठीक है। बाय का मतलब 2, मल्टीपोलर का मतलब होता है उसका ना मल्टीपल एक्सॉन्स, मल्टीपल डेंड्राइट्स निकल रहे हैं, ठीक है। और सूडो यूनिपोलर का मतलब है, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, यूनिपोलर का मतलब 1, तो ऐसा मतलब सूडो यूनिपोलर फॉल्स 1। अब ये लास्ट डायग्राम देखें, सूडो यूनिपोलर, इसके अंदर कितने ज्यादा प्रोसेसेस हैं, लेकिन वो डायरेक्टली सेल बॉडी से नहीं निकल रहे, सेल बॉडी से एक ही प्रोसेस निकल रहा है जो आगे जाके डिवाइड हो रहा है, तो बेसिकली इसको सूडो यूनिपोलर कहते हैं, ठीक है। तो यूनिपोलर न्यूरॉन्स, सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन्स, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, ठीक है। उसके बाद अगर आप फंक्शनल की बात करें तो 3 तरह की क्लासिफिकेशन होती है फंक्शनल बेसिस पे। एक को हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स या सेंसरी रिसेप्टर, जो बेसिकली आपके मैसेज को लेके ब्रेन तक जाते हैं। एक होते हैं इंटरन्यूरॉन्स जो कि ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक हो गया। और एक होते हैं मोटर न्यूरॉन्स जो कि ब्रेन से मैसेज लेके वापस आते हैं। तो ये 3 तरह के होते हैं। फिर अगर हम उसको लेंथ की बेस पे डिवाइड करें तो वो गोल्जी टाइप 1 और गोल्जी टाइप 2। यहाँ पे गोल्जी वो गोल्जी ऑपरेटर्स वाला नहीं है, ये गोल्जी न्यूरॉन्स होते हैं बेसिकली। इनको गोल्जी टाइप 1 न्यूरॉन, गोल्जी टाइप 2 न्यूरॉन, इसका डिफरेंस मैं आपको लेक्चर के बाद सेंड कर दूंगा। गोल्जी टाइप 1 और गोल्जी टाइप 2। और जो स्ट्रक्चरल न्यूरॉन्स है ना, इसकी एग्जांपल आपने खुद गूगल करनी है और अपने नोट्स के अंदर ऐड करनी है। अच्छा बच्चों, आपका अगला टॉपिक है न्यूरोग्लाया। न्यूरोग्लाया कह लें, इसको न्यूरोग्लिया कह लें, एक ही बात है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन आप अपनी मर्जी से करें। न्यूरोग्लाया बेसिकली बच्चों, ग्लाया कहते हैं सेल्स को न्यूरो नर्वस सिस्टम के। तो नर्वस सिस्टम के वो सेल्स जो कि बेसिकली सपोर्ट करते हैं नर्वस सिस्टम को, न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं न्यूरोग्लाया, ठीक है। So the neuroglia are a group of supportive cells for the neurons. They maintain the myelin sheath, provide nutrient support. Moreover, they also retain homeostasis. It is within the CNS and PNS.
ये जो न्यूरोग्लाया होते हैं ना बेसिकली चूंकि स्पोर्टिंग सेल्स होते हैं तो ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी भी मेंटेन करते हैं, ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं न्यूरॉन्स को, ठीक है। ये माइलिन शीथ बनाने के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। उसके अलावा ये आपके नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपके बेसिकली नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है कि जब भी कोई मैसेज होता है वो इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्सिस आता है, ठीक है। इम्पल्सिस आती है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। एक्शन पोटेंशियल आप कह लें बेसिकली एक सर्ज होती है कि थोड़े एक्शन पोटेंशियल का तो आप सबको पता है, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सिर्फ आपने ये बात याद रखनी है कि जब एक्शन पोटेंशियल एक खास लेवल पे पहुंच जाता है, एक थ्रेशोल्ड लेवल पे पहुंच जाता है, तो फिर आपके न्यूरॉन्स एक्साइट होते हैं और वो फिर अपना सारी नर्वस एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो ये बेसिकली जो न्यूरोग्लाया होते हैं ना, दे प्रोमोट एंड स्पीड्स अप द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कंडक्शन। ठीक हो गया। ये क्या करते हैं, जो आपके एक्सॉन्स होते हैं ना, उन एक्सॉन्स के अराउंड रैप हुए होते हैं, जैसा मैंने आपको पहले डायग्राम में दिखाया था ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट इज बेसिकली वन ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूरोग्लिया, ठीक है। वो न्यूरोग्लिया के अंत की एक टाइप है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, जो कि माइलिनेशन करवाती है। अब आगे जाके पढ़ेंगे कि माइलिनेशन क्या होता है, कौन से सेल्स करवाते हैं, क्योंकि ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। उसके अलावा फर्दर इट ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन होम्योस्टेसिस विद इन द न्यूरॉन्स। होम्योस्टेसिस इज हाउ अ सेल मेंटेन द स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट डिस्पाइट डिस्टर्बेंसेस। होम्योस्टेसिस का आप सबको पता है, होम्योस्टेसिस का मतलब है कि बाहर जो मर्जी हो, ठीक है, सेल के अंदर या एक खास स्ट्रक्चर के अंदर ऑप्टिमम एनवायरनमेंट क्रिएट रहना चाहिए। जिस तरह बाहर जितनी मर्जी सर्दी हो, आपके कमरे के अंदर अगर हीटर चला है तो आपको अपर पहनने की, स्वेटर लेने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? यू आर होमोसिटाइज अकॉर्डिंग टू योर रूम टेम्परेचर। ठीक हो गया। इसी तरह बॉडी के अंदर जो मर्जी चले, लेकिन सेल का काम होता है अपने अंदर होम्योस्टेसिस मेंटेन रखना, ठीक है। वो एक जुमला भी सारे अपनी डीपी पे लगा रहे होते हैं ना, आग लगे बस्ती में हम अपनी मस्ती में। तो वो बेसिकली होता है होम्योस्टेसिस, कि बस्ती में जो मर्जी हो, हमने अपनी मस्ती में रहना है, अपना हिसाब सीधा करके रखना है। उसके अलावा जो स्पोर्टिंग सेल्स होते हैं, जाहिर बात है जब स्पोर्ट कर रहे हैं तो आपको हर तरह के तरीके से स्पोर्ट कर रहे हैं ना। बाहर से कोई पैथोजन आ गया, बेशुमार ऐसे पैथोजेंस होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया वायरसेस फंजाए होते हैं जो आपको आपकी नर्व्स को जाके टारगेट करते हैं, आपकी नर्व्स को डैमेज करवा देते हैं। तो उन पैथोजेंस के खिलाफ हमें बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब यहाँ से हम देखते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके बेसिकली क्वेश्चन है। आपको आता है राइट अ नोट ऑन न्यूरोग्लाया एंड स्पोर्टिंग सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम। तो आपको इनका पता होना चाहिए क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या इनका स्ट्रक्चर, क्या डायग्राम भी मैंने आपके लिए ऐड किया है। सबसे पहले एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स प्रोवाइड फॉर द एनर्जी एंड अदर मेटाबॉलिक नीड्स ऑफ द न्यूरॉन एज वेल एज गिविंग नर्वस टिश्यू स्ट्रक्चरल सपोर्ट। When neurons of the brain or the spinal cord are injured and destroyed, they are replaced with scar tissue made up of astrocytes, a process called as gliosis. आपको इसका बेसिकली पता होना चाहिए कि एस्ट्रोसाइट्स क्या करते हैं। ये एनर्जी और मेटाबॉलिक नीड पूरी करते हैं न्यूरॉन्स की, और नर्वस सिस्टम को जो है ना स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जब भी न्यूरॉन कहीं पे डैमेज हो जाए तो वहां पे स्कारिंग के लिए एस्ट्रोसाइट्स आते हैं, ठीक है। फिर जी माइक्रोग्लाया। माइक्रोग्लाया क्या होते हैं? बेसिकली ये फेगोसिटिक सेल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस की तरह के। मैक्रोफेज आपकी बॉडी के सेल होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल, लार्ज व्हाइट ब्लड सेल्स, जिनका काम होता है कि आपके फॉरेन जो भी इन्वेडर्स आ जाते हैं या फॉरेन पार्टिकल्स आ जाते हैं उन्हें इंगल्फ करके लेते हैं, खा लेते हैं, फेगोसाइटोसिस करवा लेते हैं। तो माइक्रोग्लाया भी जो है ना, ये फेगोसिटिक सेल्स हैं, जो क्या करते हैं, हाउसकीपिंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं बाय रिमूविंग डेड सेलुलर मटेरियल एंड बैक्टीरिया फ्रॉम द सीएनएस। सीएनएस के अंदर से डेड सेलुलर मटेरियल बैक्टीरिया को खा जाते हैं और बाहर निकाल देते हैं। ये काम होता है माइक्रोग्लाया का। फिर एपेंडाइमल सेल्स। एपेंडाइमल सेल्स बच्चों ऐसे सेल्स होते हैं जो कि आप क्या करते हैं, डेट लाइन द सीएसएफ कंटेनिंग कैविटीज ऑफ द ब्रेन। अच्छा, अब आगे जाके हमारा पूरा लेक्चर है वेंट्रिकल्स के ऊपर। ब्रेन के अंदर ना कुछ छोटे छोटी सी कैविटीज होती हैं, सुराख होते हैं, खाली जगह होती हैं, जहाँ पे एक फ्लूइड बनता है जिसे कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ, ठीक है। तो जो खाली जगह है ना, उनके अंदर ये एपेंडाइमल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, ये उन कैविटीज को लाइन करते हैं, उन कैविटीज को रैप करते हैं, कि जो कि सीएसएफ की प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, वेंट्रिकल्स। उसके अलावा ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या होते हैं? बेसिकली वो सेल्स होते हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द माइलिनेशन ऑफ एक्सॉन्स विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। माइलिनेशन ऑफ एक्सॉन का क्या मतलब है कि एक्सॉन्स के ऊपर माइलिन शीट की जो कवरिंग होती है ना, जो माइलिन शीट हमने पढ़ी थी, माइलिन शीट बनने के प्रोसेस को कहते हैं माइलिनेशन। तो ये आपसे एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है, और एग्जामिनर आपसे पूछता है कि बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिनेशन कौन करवाता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिनेशन कौन करवाता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिनेशन करवाते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिनेशन कौन करवाता है, ये आप लोग मुझे बताएंगे। उसके बाद है श्वान सेल्स। श्वान सेल्स का आपको पता है ग्लायल सेल्स होते हैं, कि जो कि एक्सॉन को माइलिनेट करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। ओ सॉरी, ये तो मैंने आपसे पूछना था, चलो है।
याद रखना कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर माइलिनेशन करवाते हैं श्वान सेल्स और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में करवाते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। एमसीक्यूज है। उसके अलावा जी इसका क्या काम है, माइलिन शीट का आपको पता है क्यों इस्तेमाल होती है। माइलिन शीट का फायदा क्या होता है कि जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो एक्सॉन के ऊपर अगर माइलिन शीट की कवरिंग होगी ना, तो वो नोड ऑफ रेनवीर से अगले नोड ऑफ रेनवीर तक जंप करते हो जाएंगे और आपके पास जंपिंग इम्पल्स आएगी जिसे कहते हैं सोल्टेटरी इम्पल्स। ठीक है, तो माइलिनेशन का ये काम होता है। अगर एक न्यूरॉन माइलिनेट नहीं हुआ होगा तो नर्व्स को, न्यूरॉन को ज्यादा टाइम लगेगा मैसेज ट्रांसफर करने में, क्योंकि उसको ज्यादा लंबा सफर तय करना पड़ेगा। अगर तो माइलिनेशन हुई हुई है, एक तो माइलिनेशन का काम है कि वो सारा ट्रैक स्मूथ हो जाएगा, दूसरा उसके अंदर नोड्स ऑफ रणवीर क्रिएट हो जाएंगे और एक न्यूरॉन के लिए आसानी है कि वो पहले नोड ऑफ रणवीर से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे जाए। तो जो जंपिंग पैटर्न ऑफ न्यूरोनल कंडक्शन है इसे कहते हैं सोल्टेटरी इम्पल्स। ठीक है, या जंपिंग इम्पल्स। ये देखें जी, माइलिन शीट देख रहे हैं आप, श्वान सेल देख रहे हैं, एक्सॉन देख रहे हैं, नोड ऑफ रेनवीर देख रहे हैं, न्यूरोलेमा देख रहे हैं। लेमा का जहाँ पे लफ्ज आएगा इसका मतलब है शीट। मसल के अंदर हमने पढ़ा था सार्कोलेमा, सार्को मसल। ठीक है, न्यूरॉन के अंदर पढ़ेंगे तो न्यूरोलेमा। उसके बाद ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बड़ा खूबसूरत था, आप लोगों ने ड्रॉ करना है इसको। डेंड्राइट्स देख लें, सोमा देख लें, सोमा कहते हैं सेल बॉडी को। माइलिन शीट देख लें, एक्सॉन देख लें, नोड ऑफ रेनवीर देख लें, टर्मिनल बटन देख लें। उसके अलावा जी ये आपके लिए एक स्लाइड में मैंने समरी ऐड किया है कि न्यूरोग्लाया के अंदर क्या क्या है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं, सीएनएस में माइलिनेशन करवाते हैं। श्वान सेल्स हैं, पीएनएस में माइलिनेशन करवाते हैं। एस्ट्रोसाइट्स हैं, कैपिलरीज को बाइंड करते हैं न्यूरॉन के साथ। पायामेटर के अंदर, पायामेटर क्या होता है, मेनिंजिस की एक लेयर है। उसके अलावा फाइब्रस होते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक होते हैं, एपेंडाइमल सेल्स होते हैं, माइक्रोग्लाया होते हैं हमारे पास। स्पोर्टिंग सेल्स के अंदर ये चार आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, सीएनएस के अंदर, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर दो लफ्ज आपकी जान सारी जिंदगी नहीं छोड़ेंगे, एक होता है व्हाइट मैटर, एक होता है ग्रे मैटर। इसको भी याद कर लो, रट्टा लगा लो कि जो व्हाइट मैटर होता है ना, उसके अंदर क्या क्या होता है। उसके अंदर एक तो ग्लाइल सेल्स होते हैं, ठीक है, और माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं। माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं। बेसिकली जो माइलिन शीट होती है ना, उसकी वजह से व्हाइट कलर आ रहा होता है। ठीक है, तो व्हाइट कलर का मतलब है कि माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं। और ग्रे मैटर के अंदर क्या होगा, एक तो अनमाइलिनेटेड एक्सॉन्स होंगे, क्योंकि अनमाइलिनेटेड माइलिन शीट नहीं है तो लिहाजा इसलिए ग्रे हैं। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर डेंड्राइट्स होंगे, ग्लाइल सेल्स होंगे, कैपिलरीज होंगी और न्यूरोनल सेल बॉडीज होंगी। कुछ ना आए तो दो बातें जरूर याद रखनी है कि व्हाइट मैटर के अंदर माइलिनेटेड एक्सॉन्स होंगे और ग्रे मैटर के अंदर अनमाइलिनेटेड और एक्सॉन्स होंगे प्लस न्यूरोनल सेल बॉडीज होंगी। ठीक है, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ये सारी चीजें पढ़नी है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, ट्रैक्ट, लेमिनिस्कस। ठीक है, ट्रैक्ट और लेमिनिस्कस मैंने आपको बाकी सब तो बता दिया। ट्रैक्ट बेसिकली क्या होता है कि ट्रैक्ट वो पाथवे होता है पूरा जिस पर एक्ट करते हुए एक न्यूरॉन मैसेज को लेके ब्रेन में जाता है और ब्रेन से वापस आपके रिसेप्टर्स तक आता है, एंड ऑर्गन तक, इफेक्टर तक आता है। उस पाथवे को कहते हैं ट्रैक्ट। और लेमिनिस्कस छोड़ दें, आपके लेवल पे इंपॉर्टेंट नहीं। फिर बच्चों क्रेनियल नर्व का एक सवाल आता है, इसको लेजर से भी मैं करवाऊंगा पास पेपर्स के अंदर। क्रेनियल नर्व आपकी बच्चों बेसिकली 12 क्रेनियल नर्व है। ठीक है, इसको ऐसे ही रोमन में लिखना है, 1 2 3 4 5, दूसरी तरह नहीं लिखना है इंग्लिश में। ये 12 क्रेनियल नर्व है। क्रेनियल नर्व फर्स्ट होती है ऑल्फैक्टरी, फिर आती है ऑप्टिक, फिर आती है ऑक्लोमोटर, फिर आती है ट्रोक्लियर, फिर आती है ट्राइजेमिनल, फिर आती है अब्ड्यूसेंस, फिर आती है फेशियल, फिर आती है वेस्टिबुलोकॉक्लियर, ग्लोसोफेंजियल, वेगस, स्पाइनल एक्सेसिया, हाइपोग्लोसल। ये 12 क्रेनियल नर्व्स हैं, इसके आपने नाम याद करने हैं और इसका मैं आपको क्वेश्चन भेजूंगा कि ओरिजिनेट किधर किधर से होती हैं। ठीक है, और आई थिंक मैंने लेक्चर में ऐड भी किया वो। ये ब्रेन की एक डायग्राम है, यहाँ से आप देख लें, यहाँ पे 12 की 12 क्रेनियल नर्व्स लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ब्रेन में इस पार्ट से ये नर्व ओरिजिनेट हो रही है। ठीक हो गया, आगे जाके डिटेल से पढ़ते हैं इसको। इसके नाम बच्चों आपने याद करने हैं, एज इट इज कई बार लिखना आता है। कई बार एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं कि 7 क्रेनियल नर्व का नाम बताओ, 9th का बताओ, 2nd का बताओ, 5 का बताओ। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। ब्रेन के अंदर होंगी तो क्रेनियल नर्व्स कहेंगे, अगर स्पाइन में, स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होंगी तो न कहेंगे स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, ब्रेन के अंदर 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं, एमसीक्यूज आता है। और स्पाइनल नर्व्स जो है ना बेसिकली कितनी होती हैं, ये होती हैं 33। क्यों, 8 होती हैं सर्वाइकल नर्व्स जो सर्वाइकल रीजन से निकलती हैं। ठीक है, ये देखें आपको नजर आ रहा है ब्रेन कहाँ से एंड हो रहा है, पॉन्स मेडुला ऑब्लिंगुएटा, वहां से स्टार्ट हो रही है स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड का सबसे पहले है सर्वाइकल सेगमेंट। ठीक है, तो उससे 8 नर्व्स निकलते हैं, C1 से C8 तक, C1 C2 C3 C4 C5 C6 ऐसे C8 तक। फिर आ जाता है आपका सेंटर में थोरेसिक पोर्शन। थोरेसिक पोर्शन से निकलती है आपकी 12 नर्व्स। तो 8 और 12 कितनी होगी, 20।
फिर आती है लंबर नर्व्स, लंबर रीजन से आपकी निकलती है 5 20 और 5 25। फिर आता है सैक्रल रीजन, ये बेसिकली आपका जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड एंड हो रही होती है ना, जो आपका जिसको आम जुबान में कहते हैं आखिरी मोरा, वहां पे हिप्स के पास सैक्रल नर्व 5 होती हैं। तो कितनी हो गई, 12 8 20 25 30। और आपकी आगे से कॉक्सिजियल नर्व निकलती है, ठीक है। तो इस तरह आपके यहाँ तकरीबन ये 30 से लेकर 33 तक जो है ना ये होती हैं, सॉरी 31 पेयर्स होते हैं उसके क्रेनियल नर्व्स के, ठीक है। तो ये डायग्राम आपके लिए ऐड किया, इसको आप देख लें। ये डायग्राम आपको एमसीक्यूज में बड़ा हेल्प करेगी। सर्वाइकल नर्व C1 to C8, सर्वाइकल नर्व से बेसिकली दो प्लेक्सिस निकलते हैं, एक को कहते हैं सर्वाइकल प्लेक्सिस जो ब्रेन में जाता है, और एक को कहते हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस, ठीक हो गया। तो ये एमसीक्यू आता है कि ब्रेकियल प्लेक्सिस कहाँ से ओरिजिनेट होता है, सर्वाइकल रीजन से, थोरेसिक रीजन से, या लंबर रीजन से, सर्वाइकल का भी। फिर जी आपसे पूछते हैं इंटरकोस्टल नर्व्स किस रीजन से निकलती हैं, तो आपने कहना है थोरेसिक रीजन से और लंबर रीजन से। फिर लंबर प्लेक्सिस कहाँ से निकलता है, लंबर रीजन से निकलता है। सेक्टरल प्लेक्सिस कहाँ से निकलता है, सेक्टरल नर्व से। एक एमसीक्यू आता है कि फ्रॉम वेयर डू लंबोसेक्रल प्लेक्सिस ओरिजिनेट, कहते हैं कि लंबोसेक्रल प्लेक्सिस कहाँ से निकलता है, तो फिर उसमें आपने दोनों लिखना है, L1 से S5 तक, L1 से L5 और S1 से S5। फिर कॉर्डिक वेना आपसे पूछते हैं क्या है, कॉर्डिक वेना बेसिकली वो पोर्शन होता है जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड एंड हो रही होती है, यहाँ पे आपकी नर्व्स आपस में गुच्छा बना के क्यूमुलेट हुई होती हैं। फिर नर्व गैंग्लिया, गैंग्लिया का आपको पता है क्या होता है बेसिकली, अगर मैं 5 या 10 न्यूरॉन्स रख दूं साथ, तो उनकी नर्व की जो सेल बॉडीज होती हैं उनको मैं गुच्छा बना दूं, उनकी एग्रीगेशन करवा दूं, उनको रैप कर दूं, तो उस स्ट्रक्चर को कहेंगे गैंग्लिया, ठीक है। एग्रीगेशन ऑफ नर्व सेल बॉडीज आउटसाइड सीएनएस, ये सीएनएस से बाहर होती हैं। अब ये एमसीक्यू पूछते हैं कि अगर सीएनएस से बाहर होंगी कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज तो उनको कहेंगे गैंग्लिया, अगर तो सीएनएस के अंदर होंगी तो फिर उन्हें कहेंगे ट्रैक्ट, TRACTS, ट्रैक्ट। ये दो एमसीक्यूज हैं। फिर दे आर एसोसिएटेड विद पेरिफेरल नर्व्स क्योंकि सीएनएस से बाहर है। क्रेनियो स्पाइनल सेंसरी ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। अच्छा, स्पाइनल नर्व का स्ट्रक्चर आपको बच्चे यूक्यू है आपको ड्रॉ करने के लिए आता है, व्हाट इज स्पाइनल नर्व, ड्रॉ इट स्ट्रक्चर। तो स्पाइनल नर्व अभी हमने सारी पढ़ी हैं, कितनी होती हैं, 30 या 31, 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, और ये जो हमने पढ़ा है ना कि 12 क्रेनियल नर्व्स हैं, तो बेसिकली 12 क्रेनियल नर्व्स नहीं है, देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, ठीक हो गया। और इसी तरह यहाँ पे जो है ना 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। उसके बाद जी ये स्ट्रक्चर आप लोग और से देख रहे हैं, स्पाइनल नर्व का है, स्पाइनल नर्व का मतलब है कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलेगी। एक होगा इसका डोर्सल रूट, एक होगा इसका वेंट्रल रूट। डोर्सल कहते हैं अगले वाले को, वेंट्रल कहते हैं पिछले वाले को, ठीक हो गया। तो डोर्सल रूट से निकलेगा, सेंटर में आपको गोल सा क्या नजर आ रहा है, ये है गैंग्लिया, ठीक है। गैंग्लिया क्या होता है, आउटसाइड सीएनएस। तो यहाँ पे देख लें अगर, तो ये स्पाइनल कॉर्ड से बाहर है ना, इसलिए इसको गैंग्लिया का, अगर स्पाइनल कॉर्ड से अंदर होता तो फिर हम इसे ट्रैक्ट कहते हैं। इस तरह देख लें, डोर्सल रूट और स्पाइनल वेंट्रल रूट जब मिलते हैं तो एक स्पाइनल नर्व बनती है। स्पाइनल नर्व से फिर आगे फिर मजीद दो उसके उसके उस आप समझ लें उसकी पार्टीशन निकलती है, उसकी शाखाएं निकलती हैं। एक को कहेंगे डोर्सल रेमस, एक को कहेंगे वेंट्रल रेमस, ठीक हो गया। यहाँ पे बेसिकली जो फाइबर्स है ना वो क्रॉस ओवर होते हैं। उसके अलावा आपको व्हाइट रेमस, ग्रे रेमस नजर आ रहा है। तो ये स्ट्रक्चर बच्चों आपको ड्रॉ करने के लिए आता है प्रॉफ में। अब कहते हैं जी स्पाइनल नर्व बनती कैसे है, जो हमने ऊपर सारी स्पाइनल नर्व्स पढ़ी हैं वो बनती कैसे हैं। उनके अंदर बच्चों एक डोर्सल रूट होता है, एक वेंट्रल रूट होता है, फिर ये जो गैंग्लियन होता है इसे कहते हैं डोर्सल रूट गैंग्लियन, ये एमसीक्यू है। डोर्सल रूट गैंग्लियन, फिर आगे एक डोर्सल रिमाय होता है, एक वेंट्रल रिमाय होता है, ठीक हो गया। बेसिकली जब स्पाइनल नर्व बन जाती है तो उसके बाद जब रिमाय बनने होते हैं तो वहां पे आपकी नर्व्स क्रॉस ओवर होती है। यहाँ से आप देखें ऊपर से आ रही है ब्लू वाली डोर्सल रूट की, नीचे रेड आ रही है वेंट्रल रूट की, लेकिन जब रेमस आते हैं ना तो फिर एक इंटरचेंज होते हैं, आधी इधर आधी उधर। अगर आपको स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आए या स्पाइनल नर्व का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आए तो आपने ये वाला ड्रॉ करना है। और अगर स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर आए, क्योंकि ये हर साल आता होता है ऑलमोस्ट, तो आपने ये ड्रॉ करनी है। इस डायग्राम को देखें, इसमें एक भी चीज नहीं मिस करनी। जो सेंटर में पर्पल पोर्शन है इसको बेसिकली कहते हैं ग्रे मैटर, और जो बाहर वाला आउटर इसको कहते हैं व्हाइट मैटर, ठीक है। इसके अंदर आपको तरतीब से देखें, डोर्सल रूट गैंग्लियन नजर आ रहा है, सेंसरी न्यूरोनल सोमा नजर आ रहा है, डोर्सल रूट नजर आ रहा है, वेंट्रल रूट नजर आ रहा है, स्पाइनल नजर आ रही है, डोर्सल हॉर्न नजर आ रहा है, वेंट्रल हॉर्न नजर आ रहा है, मोटर न्यूरॉन्स नजर आ रहे हैं। इसमें आप इंटर न्यूरॉन्स की भी हेडिंग बना सकते हैं, ठीक हो गया। इट इज बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा जी, फिर आपका आ जाता है रिफ्लेक्स।
कि व्हाट इज रिफ्लेक्स। आम जुबान में देखें तो रिफ्लेक्स कहते हैं हम उस चीज को कि जो हमारी आदत के अंदर शामिल हो, या आप कह लो बगैर सोचे समझे की जाने वाली हरकत को हम कहते हैं रिफ्लेक्स। जैसे अगर एक इस्त्री पड़ी है या एक गर्म चीज पड़ी है, उसको आप जैसे ही हाथ लगाएंगे एकदम आप सोचे समझे बगैर हाथ पीछे करेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि आप हाथ लगाएंगे आपका हाथ जलेगा फिर आप कहेंगे ओहो यार ये तो काम खराब हो गया, पीछे कर लेना चाहिए। तो सोचे समझे बगैर इनवॉलंटरी मूवमेंट होती है जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन ऑल्सो नॉन एज रिफ्लेक्स इज एन इनवॉलंटरी एंड नियरली इंस्टेंटेनियस मूवमेंट, फौरन होने वाली मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। गर्म चीज को हाथ लगाया पीछे कर लिया, गर्म चीज क्या थी स्टिमुलस, आपने हाथ पीछे कर लिया था एक्शन, तो इनवॉलंटरी इंस्टेंटेनियस एक्शन। When a person accidentally touches a hot object, they automatically jerk off their hand away from it without thinking. The path taken by the nerve impulses in a reflex is called as a reflex arc. ये जो पाथवे था ना न्यूरॉन्स का, गर्म चीज तक जाना और फिर सोचे समझे बगैर हाथ पीछे कर लेना, इतनी तेजी से न्यूरॉन्स आपके ब्रेन में गए और उन्होंने वहां पे सोचा, इंटीग्रेट किया काम खराब है फौरन पीछे कर लो, और आपको सोचने की मोहलत भी नहीं दी। ये जो पूरा पाथवे है ना इसे कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। An automatic reaction that happens without thinking of it, एक सेकंड से भी कम टाइम में होता है। ये आपको यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आपका कि व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन, व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है, और इसको ड्रॉ करना, तो ये हम पढ़ते हैं सारा। रिफ्लेक्स आर्क के अंदर बच्चे के लिए बेसिकली क्या होता है, इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। इसके कंपोनेंट्स क्या हैं ये आपसे एमसीक्यूज में पूछते हैं और वाइवा में पूछते हैं और क्वेश्चन भी आता है। इसके कंपोनेंट में सबसे पहले रिसेप्टर्स आएंगे। आपके हाथों के अंदर या आपकी बॉडी के अंदर ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं कि जो चीज को सेंस कर लेते हैं कि ये चीज गर्म है कि नहीं, या ये चीज शार्प पॉइंटिंग तो नहीं, आपको नुकसान तो नहीं करी। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है ना रिफ्लेक्स आर्क का, वो है आपके रिसेप्टर जो कि सेंस करते हैं। फिर आते हैं आपके सेंसरी न्यूरॉन्स या एफरेंट न्यूरॉन्स जो आपके ब्रेन में मैसेज लेके जाते हैं। फिर आता है आपका रिफ्लेक्स सेंटर जो आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होता है। ये एक आपसे एक एमसीक्यू पूछते हैं कि जो रिफ्लेक्स सेंटर है वो ब्रेन में कि स्पाइनल कॉर्ड में, तो मोस्टली ये होता है कि जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं ना वो आपके स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कंट्रोल हो रहे होते हैं, क्योंकि ब्रेन तक जाने में ज्यादा टाइम लगता है, स्पाइनल कॉर्ड करीब होती है, तो ज्यादातर आपके रिफ्लेक्स सेंटर स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। तो फिर इसका तीसरा कंपोनेंट है रिफ्लेक्स सेंटर। चौथा कंपोनेंट है इफरेंट न्यूरॉन या मोटर न्यूरॉन जो वापस मैसेज लेके आते हैं कहाँ तक, इफेक्टर तक। और पांचवा इफेक्टर, अगर आपने किसी चीज को हाथ लगाया है गर्म चीज को, तो आपका हाथ बेसिकली इफेक्टर है। ठीक है, तो ये 5 चीजें इसके कंपोनेंट में आती हैं। ये मैंने 3 डायग्राम्स आपके लिए ऐड किए, इनमें से जो आपको पसंद आए, जो आपको खूबसूरत लगे, आप उसको याद करें, ड्रॉ करें। मुझे वैसे पर्सनली ये वाली डायग्राम ज्यादा अच्छी लगी थी कि ये सेंसरी रिसेप्टर है, वहां से एफरेंट न्यूरॉन गया ब्रेन में, ब्रेन में था रिफ्लेक्स सेंटर, सॉरी ब्रेन में नहीं स्पाइनल कॉर्ड में। यहाँ पे आप देखें आपको स्ट्रक्चर भी स्पाइनल कॉर्ड का ही दिखाया हुआ है, इस बात को नहीं भूलना। फिर कह रहा हूँ बच्चों एमसीक्यूज में पूछते हैं कि वेयर आर योर रिफ्लेक्स सेंटर्स लोकेटेड, तो वो स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं, ब्रेन में नहीं होते। इंटरन्यूरॉन्स होते हैं, फिर इफरेंट न्यूरॉन मसल पे जाते हैं, मसल कहते हैं भाई कॉन्ट्रैक्ट करो, हाथ पीछे कर लो गर्म चीज से, इस डायग्राम में भी देख सकते हैं आप। क्लियर हो गया? तो ये बच्चों आपका नर्वस सिस्टम है। अब आगे देखते हैं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इट इज ऑल्सो योर पास्ट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन। ये सारे जो मैं आपको कहता हूँ ना कि यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, यूक्यू है या एससीक्यू है, शॉर्ट जो है ना ऐसे टाइप क्वेश्चन, ये सारे वो होते हैं जो आपके पास पेपर्स में आ चुके हैं और रिपीट होते हैं, बहुत रिपीट होते हैं। तो फंक्शन ऑफ एएनएस के अंदर अगर देखें तो हमने पता है एएनएस के अंदर 2 होते हैं, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, की सारी बचपन की कहानी हमने पढ़ ली। अब आप लोग एक बड़े लेवल पे आ गए हैं, अब आप लोग डॉक्टर साहब हो गए, तो डॉक्टर साहब से ये नहीं पूछते कि क्या होता है, डॉक्टर साहब से कहते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है। तो ये डिफरेंस आप लोगों को याद होना चाहिए, बड़े अच्छे तरीके से पढ़ना है। आप लोगों ने ना एक बात मेरी याद रखनी है, उस बात को अपने जहन में बिठा के फिर इन दोनों का डिफरेंस करना है, आपको सारी जिंदगी नहीं भूलेगा। आप एक अंधेरी जगह से जा रहे हैं जहां पे कोई लाइट नहीं है, कोई रोशनी नहीं है, जंगल है वीरान, और आपको पीछे से शेर की आवाज आई है। अब आपके सामने अंधेरा है और रास्ता है और आपके पीछे शेर है, आप क्या करेंगे? खड़े होते हैं तो मरते हैं, शेर की तरफ जाते हैं तो फिर तो डेफिनेटली मरते हैं। एक ही चांस है ना, या तो उसे लड़ो या भागो, फाइट और फ्राइट। या तो फाइट करो, अब आप शेर से लड़ तो सकते नहीं है क्योंकि इतने तो आप है नहीं अभी ताकतवर, आपके पास एक ही ऑप्शन है भाई, फ्लाइट, भागो वहां से, निकलो। आप भागना शुरू कर देते हैं, अब आप सोचें आप तेज 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 भाग रहे हैं, आपके पीछे शेर है। तो ये कंडीशन है सिंपैथेटिक सिस्टम। इस कंडीशन में आपका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ, अब क्या होगा, आपके हार्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा,
आपका हार्ट रेट ज्यादा हो जाएगा, दिल तेज 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 धड़केगा। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट की फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी। आपकी बहुत पावर के साथ आपका जो है ना हार्ट वो पंप करेगा, ब्लड फेंकेगा आर्टरीज के अंदर, आपकी ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, आपके लंग्स के अंदर ब्रोंकोडायलेशन हो जाएगी, आप तेज 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 से सांस लेना शुरू कर देंगे। आपकी जीआईटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपकी जीआईटी की मोटिलिटी कम हो जाएगी। अगर आपने खाना खाया होता आपको खाना उस टाइम हजम नहीं हो रहा होगा। आप खुद देखें, आप एक मुश्किल कंडीशन में है तो बॉडी ने उस टाइम क्या करना है, बॉडी ने उस टाइम आपको जो है ना वो एनर्जी प्रोवाइड करनी है कि खाने को हजम करने पे लगा दें। नहीं ना, खाना हजम करने सेकेंडरी थिंग, वो तो बाद में सुकून से बैठ के भी हो सकता है। उस टाइम आपको ब्लड प्रेशर चाहिए, आपका ब्लड ज्यादा तेजी से पंप करना है, आपको हार्ट को सारी ऑक्सीजन चाहिए, तो मोटिलिटी कम हो जाएगी, खाने की एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, डाइजेशन कम हो जाएगी। आपके जो स्फिंक्टर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, क्योंकि अगर स्फिंक्टर्स रिलैक्स करेंगे तो क्या होगा, खाना स्टमक से आगे इंटेस्टाइन में जाएगा और डाइजेशन होगी। तो हमने डाइजेशन को रोकना है, क्योंकि डाइजेशन पे हमारे पास लगाने के लिए टाइम और फ्यूल जिसको ब्लड कहते हैं वो नहीं है। स्फिंक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सेक्रीशंस डिक्रीज हो जाएंगी, आपका जो स्लाइवा है वो आपका स्लाइवा जनरेट नहीं होगा, आपका मुंह खुश्क हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है ना, आपको पसीना नहीं आएगा, आपके स्लाइवरी ग्लैंड्स जो है ना इनकी स्टिमुलेशन हो जाएगी, इनकी इसकी सिक्रीशन की। आपके स्वेट ग्लैंड्स होंगे, कॉपियस सिक्रीशन होगी। कॉपियस सिक्रीशन का मतलब होता है कि आपको ठंडे पसीने आना शुरू हो जाएंगे, ठीक हो गया। आपकी आई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपकी आई के अंदर जो प्यूपिल है ना वो, अगर तो आपने मेरा लास्ट लेक्चर देख लिया होगा आई वाला तो उसमें आपको पता चल जाएगा प्यूपिल किसे कहते हैं। तो आपका जो प्यूपिल होगा वो डायलेट कर जाएगा और आपका लेंस फ्लैटन हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा, फ्लैट कर जाएगा। फिर आपकी यूरिनरी ब्लैडर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ब्लैडर वॉल रिलैक्स हो जाएगी। जब ब्लैडर वॉल रिलैक्स होगी तो आप यूरिनेट नहीं कर सकोगे। मैंने आपको यूरिनरी सिस्टम में बताया था कि आप जब यूरिनेट करते हो तो आपकी ब्लैडर वॉल के अंदर मसल होता है डेट्रूसर मसल, वो डेट्रूसर मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आप यूरिनेट करते हो, यूरिन आउट ऑफ बॉडी एक्सपेल करते हो। अगर तो वो डेट्रूसर मसल रिलैक्स हो जाएगा तो आपका स्फिंक्टर ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है, यूरेथ्रल स्फिंक्टर, आप यूरिनेट नहीं कर सकते। तो यूरिनरी ब्लैडर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि आपका ब्लैडर वॉल जो है ना वो रिलैक्स कर जाएगी और आपके स्फिंक्टर की कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, यानी कि जब आपका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा तो आप यूरिनेट नहीं कर सकते। आपको यूरिन आता ही तब है जब आप रिलैक्स होते हो, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में होते हो, ठीक हो गया। तो ये बच्चों आपको समझ आ गई, सिंपैथेटिक सिस्टम का इफेक्ट हार्ट पे, ब्लड वेसल्स पे, लंग्स पे, जीआईटी पे, सिलेवरी ग्लैंड्स पे, स्वेट ग्लैंड्स पे, आई पे, यूरिनरी ब्लैडर पे, 8 सिस्टम्स के ऊपर मैंने आपको इसका इफेक्ट बताया है, ठीक है। फिर अब आप शेर से दूर जा चुके हैं, आप सुकून वाली जगह पे आ गए, आपको घर में आप घर के अंदर जाए, आपने जाके दरवाजा बंद कर लिया, खिड़कियां बंद कर ली, पर्दे आगे कर लिए, सुकून से बैठ के सांस चढ़ा हुआ है, आप रिलैक्स होंगे, नॉर्मल होंगे, पानी शानी पियेंगे, ठीक है ना। अब आपका जो सिस्टम एक्टिवेट होगा ना वो है पैरासिम्पथेटिक सिस्टम। तो पैरासिम्पथेटिक सिस्टम का हर काम जो है ना वो सिंपथेटिक सिस्टम से उलट है, ऑपोजिट है। हार्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हार्ट रेट आपका कम हो जाएगा, यानी कि नॉर्मल हो जाएगा। हार्ट की कॉन्ट्रेक्शन की जो फोर्स है वो भी कम हो जाएगी। अब ज्यादा ब्लड नहीं पंप करना तो जाहिर बात है वो जो है ना पंपिंग कैपेसिटी, पंपिंग पावर कम हो जाएगी, हार्ट सुकून से जो है ना दिल अपना काम करे। ब्लड वेसल्स पे देखें तो ब्लड वेसल्स की पहले हो रही थी कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्लड प्रेशर ज्यादा था। अब ब्लड वेसल पे उसने लिखा नो इफेक्ट। बेसिकली होता ही है कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ब्लड वेसल पे कोई इफेक्ट नहीं करता। जब आपका हार्ट पंपिंग कम करता है ना तो आपकी ब्लड वेसल्स ऑटोमेटिकली डायलेट हो जाती हैं। या आप आगे जाके अगले साल फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे कि आपकी ब्लड वेसल्स के ऊपर रिसेप्टर्स नहीं होते, लिहाजा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम वहां पे कोई एक्ट नहीं करता। लंग्स के अंदर क्या होगा, ब्रोंको को रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी, पहले तो तेज 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 सांस आ रहा था, अब रिलैक्स होकर सुकून से सांस लेंगे। जीआईटी की मोटिलिटी तेज हो जाएगी, आपको वॉशरूम आएगा, फीसिस एक्सपेल करेंगे आप, स्फिंक्टर की रिलैक्सेशन हो जाएगी, सेक्रीशन पहले डिक्रीज हो रही थी अब सेक्रीशन इंक्रीज होंगी। तो लास्ट जो है ना सिंपैथेटिक में थोड़ा सा मैं आपको कंफ्यूज कर गया था। बेसिकली यहाँ पे जो सेक्रीशन की बात है ना वो जीआईटी की सेक्रीशन है, यानी कि सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर जीआईटी की सेक्रीशन डिक्रीज हो जाएंगी। जो आपने पढ़ा था ना, पेप्सिन पढ़ा था, एसिड पढ़ा था, ट्रिप्सिन पढ़ा था, सारे एंजाइम्स पढ़े थे, सारी सेक्रीशंस पढ़ी थी जो कि जीआईटी में आती हैं, वो सेक्रीशंस डिक्रीज हो जाएंगी जिसकी वजह से डाइजेशन नहीं होगी। जबकि पैरासिम्पैथेटिक में उसका उलट होगा, सेक्रीशन ज्यादा हो जाएगी। अब स्वेट ग्लैंड की बात करें स्लाइवरी की, तो सिंपैथेटिक के अंदर क्या होता है, स्लाइवरी ग्लैंड की सिक्रीशन ज्यादा हो जाती है, आपका स्लाइवरी ग्लैंड ज्यादा सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है। और पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा,
स्टिमुलेट सिक्रीशन। बच्चों ये यहाँ पे जो है ना बात उन्होंने गलत लिखी हुई है, इसको आपने करेक्शन कर लेना है, ये एक गलती हो गई है। ये अच्छा जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है ना, मैं भी कहूँ उसमें ये उन्होंने गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। जब ये बात याद रखना कि जब सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होता है ना तो आपकी सिक्रीशंस डिक्रीज कर जाती हैं, यानी कि सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीशन नहीं प्रोड्यूस कर सकते, आपको सलाइवा खुश्क हो जाता है। और पैरासिम्पथेटिक सिस्टम के अंदर आपकी सलाइवरी ग्लैंड की सिक्रीशन स्टिमुलेट होती है, ठीक है। तो सिंपैथेटिक के अंदर जो उसने लिखा हुआ ना स्टिमुलेट सिक्रीशन, इसको आप स्टिमुलेट की बजाय कर लें डिक्रीज सिक्रीशन, और पैरासिम्पथेटिक के अंदर स्टिमुलेट होती हैं, ठीक हो गया। और स्वेट ग्लैंड को देखें तो पहले कॉपियस सिक्रीशन थी, अब थी स्वेटिंग ऑन पाम्स ओनली, अब आपकी पाम से भी स्वेटिंग होगी। आई की बात करें तो पहले पीपल डायलेट कर रहा था, अब रिलैक्स हो गए, पीपल कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगा। पहले लेंस फ्लैटन था, अब लेंस थिक कर जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर की बात करें तो ब्लैडर वॉल पहले रिलैक्स थी, अब कॉन्ट्रैक्ट करेगी, अब यूरिनेट कर सकेंगे। स्फिंक्टर पहले कॉन्ट्रैक्ट था, अब रिलैक्स हो गया, ठीक हो गया। तो ये भी बच्चों एक और टेबल मैंने आपके लिए ऐड किया है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को, इसको आपने देख लेना है। इस टेबल से बेसिकली आपके सारे एमसीक्यू आते हैं। सबसे पहले आपसे एमसीक्यू ये पूछते हैं कि सिंपैथेटिक सिस्टम कहाँ से ओरिजिनेट करता है, तो ये करता है थोरैको लंबर रीजन से, यानी कि जो हमने पढ़ा था ना T1 से T12 तक थोरैसिक रीजन, फिर आगे L1 से L5। तो T1 से L5 तक का जो सेगमेंट है ना, वहां से आपकी सिंपैथेटिक नर्व्स स्टिमुलेट करती हैं, ओरिजिनेट करती हैं। और जो है आपका क्रेनियोसेक्रल, यानी कि ऊपर C1 से C8 तक क्रेनियल रीजन और नीचे S1 से S5, इन दोनों रीजन से आपकी पैरासिम्पथेटिक नर्व्स निकलती हैं, ठीक हो गया, जो बेसिकली आपको पैरासिम्पथेटिक सिस्टम कंट्रोल करती हैं। फिर इनके सिचुएशन की बात करें तो आपको पता है कहाँ कहाँ पे होते हैं, पैरावेंट्रिकल, पैरावर्टिकल, इसको छोड़ते हैं, फिर वो मसला नहीं। ये एक मजीद एक एमसीक्यू है कि लेंथ ऑफ पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। तो ये बच्चों आपने एमसीक्यू याद रखना है कि जो सिंपैथेटिक, एक होते हैं प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, एक होते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। होता ही है कि गैंग्लियन कहते हैं सेल बॉडी तक, तो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर का मतलब है जो सेल बॉडी से पीछे पीछे है, प्री गैंग्लियन, प्री का मतलब पीछे और पोस्ट का मतलब आगे। तो जो सेल बॉडी से गैंग्लियन से पीछे होते हैं उन्होंने कहते हैं प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स, और जो होते हैं ना सेल बॉडी से आगे, गैंग्लियन से आगे जो मैसेज लेके वापस जा रहे होते हैं, उन्हें कहते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, ठीक है। तो जो अगर हम सिंपैथेटिक सिस्टम की बात करें तो सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर जो आपके प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं वो होते हैं शॉर्ट, और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं लॉन्ग, ठीक हो गया। और इसके उलट होता है पैरासिम्पैथेटिक में, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक के अंदर अगर बात करें तो जो उसके प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं वो होते हैं लॉन्ग, और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं वो है शॉर्ट। तो ये चार बातें जो है ना, इसको आपने लिख के कहीं पे लगा लेनी है, आपसे एमसीक्यूज में पूछते हैं। फिर जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है ना, उसके नर्व, उसकी जो नर्व एंडिंग्स होती हैं वो बेसिकली एड्रीनर्जिक होती हैं। क्यों? एड्रीनर्जी का मतलब क्या होता है कि वो एड्रीनालिन सेक्रीट करती हैं। जब आपका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो आपके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है वो होता है एड्रीनालिन, ठीक हो गया। और जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तब जो आपकी बॉडी के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट होता है वो होता है एसिटाइलकोलिन, इसलिए उन नर्व एंडिंग्स को कहते हैं कोलिनर्जिक नर्व्स, ठीक हो गया। तो एड्रीनर्जिक नर्व्स और कोलिनर्जिक नर्व का इतना पता चल गया, बाकी आप फार्मा में पढ़ेंगे डिटेल से। ये बच्चों एक और आपके लिए जो है ना मैंने वो ऐड किया है डायग्राम, ये समरी है सारे लेक्चर की, ये आप लोगों ने देख लेनी है। अब आपको पता चल गया कि एनाटॉमिकली हम सीएनएस और पीएनएस को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, कि सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल नर्व्स आ जाती हैं और पीएनएस के अंदर क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स आ जाती हैं। फंक्शनल के लिहाज से देखें तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम कौन सा होता है, जो आपकी वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, और ऑटोनॉमिक वो होता है जो आपकी इनवॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके अलावा आपका एक नर्वस सिस्टम होता है जो आपकी गट में होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है? गट में। गट कहते हैं आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, ठीक है। उसके अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है ना, द नर्वस सिस्टम विच कंट्रोल्स योर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी, उसे कहते हैं एंटेरिक नर्वस सिस्टम, ठीक हो गया। इनर्वेशन ऑफ गट मोस्ट प्रोबेबली हार्ट एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसको छोड़ दे, बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जीआईटी को जो नर्वस सिस्टम डील करता है ना उसे कहते हैं एंटेरिक नर्वस सिस्टम, बस, और कुछ भी नहीं याद करना। ये स्लाइड बच्चों एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये आपसे वाइवा में पूछते हैं, एमसीक्यूज में पूछते हैं। अच्छा, हम एम्ब्रियोलॉजी के लिए अगर देखें ना तो जब हमारा ब्रेन डेवलप हो रहा होता है तो हमारा ब्रेन बेसिकली तीन आउटग्रोथ्स होती हैं, तीन बड्स बनते हैं जिनसे हमारा ब्रेन डेवलप होता है। उसमें से एक को कहते हैं प्रोजेंसेफ्लॉन, एक को कहते हैं मीजेंसेफ्लॉन, एक को कहते हैं रोमनसेफ्लॉन। प्रोजेंसेफ्लॉन से आपका फोर ब्रेन बनता है, मीजेंसेफ्लॉन से आपका मिड ब्रेन बनता है, रोमनसेफ्लॉन से आपका हाइंड ब्रेन बनता है। प्रोजेंसेफ्लॉन के आगे से दो क्लासिफिकेशन होती है, दो पार्ट्स होते हैं, दो बर्ड्स होते हैं, स्मॉल मिनी बर्ड्स।
एक को कहते हैं टीलेनसेफ्लॉन, एक को कहते हैं डायनसेफ्लॉन। ठीक हो गया। तो टीलेनसेफ्लॉन से क्या बनता है? सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स। डायनसेफ्लॉन से क्या बनता है? पार्स डोर्सालिस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड सबथैलेमस, पार्स वेंट्रालिस, एपिथैलेमस, मेटाथैलेमस। मीजनसेफ्लॉन से आपका बनता है मिड ब्रेन, जिसके अंदर आपका आ जाता है रेटिकुलर फॉर्मेशन। लास्ट आपका जो हाइंड ब्रेन है उसको कहते हैं रोमनसेफ्लॉन। रोमनसेफ्लॉन से आपके दो सब टाइप्स होती हैं, एक को कहते हैं मेटेनसेफ्लॉन, एक को कहते हैं माइलेनसेफ्लॉन। तो जो मेटेनसेफ्लॉन होता है ना, उससे आपका बनता है पॉन्स और सेरिबेलम, और जो माइलेनसेफ्लॉन है इससे आपका बनता है मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा। बच्चों ये जो स्लाइड है ना, ये आप सब ने रट्टा लगाना है, इसको घोल के पी लेना है, क्योंकि इस चीज की औसला भी आपको ना समझ आए। लेकिन जब हम सीएनएस के चारों लेक्चर कर लेंगे तो एंड में मैं फिर दोबारा आपको ये वाली स्लाइड करवाऊंगा, तब आपको सारे लफ्ज सारी चीजें एक एक आती होंगी। तो ये आपने बार अभी याद करना शुरू कर दें इसको, कि इसको दोबारा मेरे साथ ही रिवाइज करें कि अगर हम एम्ब्रियोलॉजिकली देखें तो कई दफा क्वेश्चन भी आ जाता प्रॉफ में कि क्लासिफाई द ब्रेन एम्ब्रियोलॉजिकली। तो जब आपको एम्ब्रियोलॉजिकली की बात आएगी ना, तो फिर आपने कहना है ब्रेन इज एम्ब्रियोलॉजिकली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, प्रोजेंसेफ्लॉन, मेसेंसेफ्लॉन, रोमनसेफ्लॉन। ठीक है, 3 हेडिंग्स बना लेना। प्रोजेंसेफ्लॉन जो है उसके आगे से फिर मजीद 2 हेडिंग बना लेना, टीलेनसेफ्लॉन, डायनसेफ्लॉन। मेसेंसेफ्लॉन को ऐसे रहने देना, रोमनसेफ्लॉन के आगे से फिर मजीद 2 बना लेना, मेटेनसेफ्लॉन, माइलेनसेफ्लॉन। अब आपने लिखना है एरो लगा के कि इनसे बनता क्या क्या। टीलेनसेफ्लॉन से क्या बनता है? सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स। ठीक है। डायनसेफ्लॉन से क्या बनता है? थैलेमस बनता है, हाइपोथैलेमस बनता है, सबथैलेमस बनता है, एपिथैलेमस बनता है, मेटाथैलेमस। थैलेमस की सारी चीजें लिख देनी है। ठीक है। मेसेंसेफ्लॉन मिड ब्रेन है, इससे क्या बनता है? रेटिकुलर फॉर्मेशन। रोमनसेफ्लॉन के आगे से 2 है, मेटेनसेफ्लॉन से बनता है सेरिबेलम और पॉन्स, और माइलेनसेफ्लॉन से बनता है मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा। क्लियर हो गया? ये देखिए जी, मैंने आपके लिए एक डायग्राम भी ऐड किया है। प्रोजेंसेफ्लॉन के 2 पार्ट्स होते हैं, टीलेनसेफ्लॉन, डायनसेफ्लॉन। फिर आपका मेसेंसेफ्लॉन आ जाता है, फिर आपको रोमनसेफ्लॉन आ जाता है, मेटेनसेफ्लॉन, माइलेनसेफ्लॉन, फिर माइलेनसेफ्लॉन से मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा बनता है, उसके बाद फिर नीचे आपकी स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाती है। ठीक हो गया? तो बच्चों ये था आपका आज का लेक्चर। कोई भी इसमें मसला हो, यू पीपल आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क। अल्लाह हाफिज। For any queries, join us on our social media sites.